गुड नाइट बच्चे, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक से पढ़ाई चल रही है ना? एक बात ध्यान रखेंगे, अब आप लोगों का क्लास आगे बढ़ते जा रहा है और अगर नोट्स बुक तैयार करते हैं तो देखते होंगे कॉपी थोड़ा सा मोटी होती जा रही है और उस मोटी कॉपी को कैसे संभालना है जानते हैं ना? उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अब आप लोगों को आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोगों का ये भी दायित्व बनता है, उसको रिवीजन करते चलें। आप लोगों के पास अभी तो बहुत समय रहता है, न खाना बनाना है न कहीं जाना है, एकदम हमेशा घर में ही रहना, मम्मी के हाथ का पका हुआ खाना है, इसलिए समय बहुत रहता आप लोगों के पास। इसीलिए रिवीजन में कमी न करें, बिल्कुल रिवीजन करते चलें, जो मिलता है उसको पढ़ते चलें, अच्छा से नोट्स बुक बनाते चलें। उसके बाद ही काम आपको लगेगा हमारा बेहतर हुआ है। तो ज़रूर नोट्स बुक आप तैयार करते चलें। पहले बैठ के खूब बढ़िया से सुन लिया कीजिए, एक बार बढ़िया से सुन लिए, समझते चले गए आराम से बैठ के। उसके बाद फिर आराम से पहले लिख लिए और लिखने के बाद फिर उसको बार बार रिवीजन करते रहे। क्योंकि अब रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर हमारा भी समय व्यर्थ हो जाएगा और आपका भी समय व्यर्थ जाएगा। इसीलिए अब कमी नहीं करें, सभी बच्चे मिलके रिवीजन किया कीजिए, जिसमें जो आपके लिए हितकर रहेगा और हमको भी लगेगा चलिए लॉकडाउन में पढ़ाए थे तो कुछ काम आप लोग का हुआ है। इसीलिए निश्चित रूप से कॉपी को पढ़िए, कॉपी को पढ़िएगा तो कहीं कुछ नहीं रुकेगा, सब काम आपका होते जाएगा। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। अब चलिए जैसा कि आपको बता दें, हम लोग यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री में चल रहे हैं और वो सरफेस केमिस्ट्री का तीसरा टॉपिक है आपका कोलाइडल घोल, कोलाइडल सॉल्यूशन। उसी कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन में आप पढ़े, इसके वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं और वर्गीकरण में एक आधार था भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें आप देखें कोलाइडल सॉल्यूशन कुल 8 प्रकार के थे। ये 8 प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन कुल था जिसको हम लोग पढ़ चुके। और दूसरा आधार था डीपी और डीएन, मतलब परीक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच चाहत के आधार पर, एफिनिटी के आधार पर। और लिखे थे हम पिछले क्लास में कि 2 तरह के होते, लायोफिलिक और लायोफोबिक, लायोफिलिक और लायोफोबिक, द्रव रागी और द्रव विरागी, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो एक टेबल भी हम बना दिए थे, आप लोग भी खींच के निश्चित रूप से रखे होंगे। इस तरह से देखिए एक टेबल बनाए थे आपके सामने में हम। इस तरह से देखिए टेबल को, कॉपी को आपको 2 भाग में बांट देना है और ऐसे 2 भाग में कॉपी बांट देना है। और लिखे थे इधर लायोफिलिक, लायोफिलिक CS और इधर लिखे थे लायोफोबिक, लायोफोबिक CS। आप याद करो, इसको कहते द्रव, द्रव रागी या द्रव स्नेही, इसको कहते द्रव, द्रव विरागी या द्रव्य विरोधी। इस तरह से देखिए 2 भाग में हम लोग बांटे थे। इसी दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं।
जैसा कि देखिए नाम ही बता रहा है, नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए क्या है, लायोफिलिक। आपको बताए थे फिलिक मतलब तो चाहने वाला, मतलब यहाँ क्या होगा, दोनों एक दूसरे को चाहेगा। ऐसे भी देखिए द्रव रागी, द्रव स्नेही। आप जानते होंगे स्नेह मतलब होता प्यार। तो यहाँ क्या होगा, इसमें डीपी और डीएम के बीच के थे चाहत के आधार पर। तो यहाँ कैसा चाहत होगा, तो एक दूसरे को चाहने की बात होगी। तो यहाँ एक दूसरे को चाहेगा, लेकिन यहाँ देखिए विरागी या विरोधी एक दूसरे का विरोध करेगा, एक दूसरे से घृणा करेगा। तो चलो नंबर 1 पॉइंट में लिखिए, लिखिए इसमें उपस्थित डीपी एवं डीएम एक दूसरे को चाहता है। अब इधर आ जाइए, इसमें उपस्थित डीपी एवं डीएम एक दूसरे को नहीं चाहता है। यही देखिए इंग्लिश में भी लिखी, तो इसमें इंग्लिश में लिखी, इन इट डीपी एंड डीएम love with each other। इधर आ जाइए, in it DP and DM hat with each other, एक दूसरे से घृणा करता। पहली बात हो तो स्पष्ट है, देखिए जैसा नाम है वैसा ही काम है। यहाँ क्या स्नेह मतलब एक दूसरे को चाहता, एक दूसरे से प्यार करता, लेकिन यहाँ एक दूसरे को नहीं चाहता। अब देखिए अगर इसमें द्रव के रूप में अगर जल होगा तो जानिए इसको कहते हैं जल रागी और इसको कहते हैं जल विरागी। तो नंबर 2 में लिखिए, 2 लिखिए, यदि इस प्रकार की CS में द्रव जल हो तो इसे जल रागी CS कहते हैं। अब इधर आ जाए नंबर 2, यदि इस प्रकार की CS में द्रव जल हो तो इसे जल विरागी CS कहते हैं। तो ये देखो जल रागी हो, अगर द्रव हो जल तो कहते हैं जल रागी, और यहाँ कहेंगे जल विरागी। इंग्लिश में भी कह सकते हैं, इंग्लिश वाले भी कह सकते हैं
तो चलिए इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए। तो लिखिए इफ वाटर इज लिक्विड or DM, then it is called हाइड्रोफिलिक सीएस। तो हाइड्रोफिलिक सीएस कहते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक। अब इधर लिख इफ इन इट लिक्विड और DM is water, then it is called हाइड्रोफोबिक सीएस। तो इस तरह से देखिए DM और जल के आधार पर इसका नाम रखा गया। जब जल होगा तो ये वाले होंगे। तो जल को जानते होंगे सभी लोग, कितना बार हम बताएं, जल को हाइड्रो कहते और चाहने वाले को फिलिक कहते हैं। इसीलिए हो गया हाइड्रोफिलिक। और इधर हाइड्रो और घृणा करने को कहते हैं फोबिक, इसीलिए लिखे हाइड्रोफोबिक। तो देखिए नाम हम लोग DM या लिक्विड के आधार पर रखे दो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो वही है लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो नाम के आधार पर हम लोग लिक्विड के नेचर के आधार पर ये कह दिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब आइए 2 नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 में आ जाइए। तो देखिए तीसरा क्या है। तो आ जाइए नंबर 3। अब आप ही लोग बताएं यहाँ क्या है। इसमें एक दूसरे को चाहता है, और जब एक दूसरे को चाहता है तो सोचिए कभी अलग नहीं होना चाहेगा। इसीलिए ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं अस्थाई होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को चाहता है। अब समझ सकते हैं, सब बच्चे समझ रहे होंगे। अगर चाहने वाला होगा, एक दूसरे को चाहते रहेगा तो अलग होना नहीं चाहेगा। इसीलिए देखिए ये जो होते हैं अधिक अस्थाई होते हैं। और ये देखिएगा एक दूसरे को यहाँ नहीं चाहने वाला है। DP और DM अर्थात डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडिया, या कहते परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे को नहीं चाहता है, इसीलिए कम अस्थाई होता है। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं सर ये अधिक अस्थाई होगा। तो लिख लो यह CS अधिक अस्थाई होता है। It is more stable। और इधर आ जाइए, लिखो यह CS कम अस्थाई होता है। तो इंग्लिश में कहेंगे इट इज लेस स्टेबल। इस तरह से देखिए बहुत आसानी से सभी बच्चे समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे को यहाँ चाहता है, इसलिए अधिक अस्थाई हो।
और इसमें एक दूसरे को नहीं चाहता है, इसलिए कम स्थायी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नंबर 4 लिखिए। अब जरा विचार कीजिए, यहाँ एक दूसरे को चाहता है, इसीलिए बहुत आसानी से आप मिला देते, क्योंकि एक दूसरे को चाहने वाला, इसीलिए देखते हैं मिलाने की बात हो तो खट से मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन सोचिए जब एक दूसरे को नहीं चाहेगा तब मिलाना चाहिए, कितनी परेशानी होती है। इसीलिए सभी बच्चे समझ सकते हैं कि लगता है ये बहुत आसानी से बनता है, क्योंकि इसमें जो दो अवयव है दोनों क्या करता है, एक दूसरे को चाहता है, एक दूसरे से प्यार करता है, इसीलिए बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक दूसरे से घृणा करता है, नफरत करता है, इसलिए मिलना कठिन होता है, इसलिए आसानी से नहीं बनता है। इसीलिए आराम से कह सकते हैं कि यह CS आसानी से बनता है। इंग्लिश में भी कह सकते हैं इट इज फॉर्म इजली, तो आसानी से बनता है। और यह इधर भी नंबर 4 लिखिए, यह CS आसानी से नहीं बनता है। इंग्लिश में भी कह दीजिए इट इज नॉट फॉर्म इजली, तो यह आसानी से बन जाए, क्योंकि एक दूसरे को चाहने वाला, लेकिन यह एक दूसरे को नहीं चाहता, इसीलिए आसानी से नहीं बनता। तो देखिए कितना आराम है। उसके बाद आइए अब देखिए कि ये देखिए नंबर 5 में आ जाए। अब देखिए इसमें क्या है कि एक दूसरे को चाहता है, और चूंकि एक दूसरे को चाहता है इसीलिए किसी कारणवश अगर अलग हो भी जाए तो थोड़ा भी प्रयास करता है तो देखता है आराम से मिल जाता है, और देखते हैं अलग हो जाए और फिर से मिल जाए। याद कीजिए हम बेसिक क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं कॉपी को, हमारी बात को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में बताए थे, वो उत्क्रमण्य होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इसीलिए ये जो लायोफिलिक आपका है, द्रवरागी है, ये उत्क्रमण्य होता है। क्यों? तो यदि कभी किसी कारणवश अलग हो भी जाता है तो थोड़ा ही प्रयास करने के बाद फिर से मिलन हो जाता है, और इसको हम नाम कहे थे उत्क्रमण्य, इसीलिए ये उत्क्रमण्य होता है। लेकिन इधर आ जाइए, चूंकि एक दूसरे से घृणा करता है, नहीं चाहता है, इसीलिए जब अलग किसी कारणवश हो गया तो कितना भी प्रयास आप करेंगे फिर से मिलना संभव नहीं होता है, इसीलिए ये होता है अनुत्क्रमण्य, इरिवर्सिबल। तो चलो नंबर 5 में लिख लो, लिखिए यह उत्क्रमण्य, यह उत्क्रमण्य प्रकृति के होते हैं। इंग्लिश में भी कह लीजिए इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, यह उत्क्रमण्य प्रकृति के होते हैं। इधर आगे देखिए यह अनुत्क्रमण्य प्रकृति के होते हैं। इंग्लिश में भी कह दीजिए इट इज
इट इज irreversible in nature। तो यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से देखिए 5 पॉइंट हम लोग लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कर चुके हैं। तो प्रश्न आते रहता है, इस दोनों में अंतर भी पूछता है आपसे। तो ये 5 पॉइंट कर लिए हैं। आइए और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर 6 लिखिए। अब देखिए, याद कीजिए, इसी जगह सबको समझने के लिए एक पॉइंट हम पीछे कल ही बताए थे, कल के क्लास में। अस्कंदन, अस्कंदन, कोएगुलेशन, प्रिसिपिटेशन। अब सोचिए कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक दूसरे को चाहता है अवयव। जो 2 अवयव आपको पता है, डीपी और डीएम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, चूंकि एक दूसरे को चाहता है, इसीलिए अगर आप स्कंदन कराना चाहेंगे, उसमें जो कण है उसको नीचे बैठाना चाहेंगे, तो ये आसानी से संभव नहीं होता है। तो स्कंदन इसमें आसानी से संभव नहीं होगा। क्यों जी? चूंकि एक दूसरे को चाहता है। लेकिन यहाँ देखते हैं नहीं चाहता है, इसलिए कोई थोड़ा भी प्रयास कर देता है तो इसमें स्कंदन की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो चलो नंबर 6 लिखो। लिखिए, इसमें स्कंदन की क्रिया आसानी से नहीं होता है। तो इन इट कोएगुलेशन, इन इट कोएगुलेशन डज नॉट टेक प्लेस इजीली। इसमें कोएगुलेशन आसानी से नहीं होता है। अब इधर आ जाइए, लिखिए, इसमें स्कंदन, स्कंदन की क्रिया आसानी से हो जाता है। इंग्लिश में भी लिखिए, इन इट कोएगुलेशन, कोएगुलेशन टेक्स प्लेस इजीली। तो कोएगुलेशन टेक्स प्लेस इजीली, तो आसानी से कोएगुलेशन हो जाता है। तो चलिए ये नंबर 6 हम लोग डील कर ली। कोएगुलेशन क्या है? तो पिछले क्लास में, जस्ट पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डीपी के कण होते हैं उसको नीचे किसी तरह से हम बैठा लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। तो उसी को कोएगुलेशन कहते हैं। तो चूंकि यहाँ एक दूसरे को चाहने वाला है, इसलिए आसानी से अलग नहीं होता है। इसलिए कोएगुलेशन, स्कंदन आसानी से नहीं होता है, इसमें आसानी से हो जाता है। अब नेक्स्ट आइए 7 नंबर। अब आप ही लोग सोच सकते, अगर आप लोग से हम प्रश्न पूछ दें कि बताइए ये दोनों में, अगर पूछ दें ये 2 आपका है, कौन सुरक्षित है?
अधिक सुरक्षित है। तो अब देखिए कौन सुरक्षित है। आप देखते हैं यहाँ एक दूसरे को चाहता है, और जब एक दूसरे को चाहने वाला है तो सोचिए बिल्कुल सुरक्षित है। किसी सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता यह नहीं होती है। बिल्कुल एक दूसरे को चाहता है तो कोई टेंशन नहीं है, तो लोग निश्चिंत रहते हैं, तो ये सुरक्षित होता है। लेकिन ये सोचिए एक दूसरे को नहीं चाहने वाला है, एक दूसरे से घृणा करते रहता है, इसीलिए ये कम सुरक्षित होता है। तो नंबर 7 में लिखिएगा, यह CS अधिक सुरक्षित है। तो इट इज मोर सेफ। तो इट इज मोर सेफ, यह कम सुरक्षित है। इट इज लेस सेफ। तो देखिए ये कह सकते हैं ये अधिक सुरक्षित है, ये कम सुरक्षित है। यहीं से देखिए कंसेप्ट निकलता है कि जब ये कम सुरक्षित है तो क्या लगता है इसको सुरक्षा देना पड़ेगा, तो ये सुरक्षा बहाल करना पड़ेगा इसके लिए। और सोच सकते हैं ना कौन सुरक्षा देगा, तो वही ना सुरक्षा देगा जो अधिक सुरक्षित है। तो सोचिए ये अधिक सुरक्षित है, इसीलिए ये सुरक्षा देता है और ये सुरक्षा लेता है। तो ये क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा और ये सुरक्षा लेगा। इसको सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता होती है। इस बात को समझेंगे तो अगला टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये क्या करेगा, इसी को सुरक्षा देने की आवश्यकता होगी। ये जो आपके लायोफोबिक है, द्रव विरोधी है, इसको सुरक्षा देना पड़ेगा और ये सुरक्षा देगा। तो ये सुरक्षा देता है और यह सुरक्षा लेता है। तो आ जाइए अंतिम पॉइंट में, नंबर 8 लिखिएगा। लिखिए यह CS सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह CS सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज गार्ड। तो ये गार्ड के रूप में काम करता है और यह सुरक्षा लेता है। तो यह सुरक्षा लेता है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इट कैन बी प्रोटेक्टेड। इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सुरक्षा देना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए 2 की बात थी, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो हम लोग लायोफिलिक पर और लायोफोबिक पर डिटेल से चर्चा किए हैं। बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछते रहता है और हमारी इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा भी कठिन नहीं है, सबको एकदम बिल्कुल जनरल सी बात है और इतना समझदार आप हैं कि समझ सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप नोट्स बुक में लिख डालेंगे और समझ के काम करेंगे। परेशानी होगी तो फिर कॉल करेंगे, कमेंट्स करेंगे।
तो ये था लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो 8 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आइए कुछ प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न पूछता है आपसे कि तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए कुछ उदाहरण दें जिसका CS द्रव रागी होता है। कुछ उदाहरण दें जिसका CS द्रव रागी होता है। इंग्लिश में भी लिख ली। गिव some examples whose solution is लायोफिलिक in nature। तो कहता give some examples whose solution is लायोफिलिक in nature। तो लायोफिलिक नेचर के होते हैं। तो आइए उदाहरण अनुसार लिखिए, लिखिए जिलेटिन, जिलेटिन एल्बुमिन हेमोग्लोबिन स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज। जिलेटिन एल्बुमिन हेमोग्लोबिन स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज एवं प्रायः बहुलक और प्रोटीन का CS द्रव रागी CS होते हैं। तो द्रव रागी CS होते हैं। गोंद का CS भी द्रव रागी होता। इंग्लिश में भी लिख ली, CS ऑफ ग्लू प्रोटीन प्रोटीन जिलेटिन एल्बुमिन हेमोग्लोबिन स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज
CS of glue, protein, gelatin, albumin, hemoglobin, starch, glycogen, cellulose, and generally polymer. CS of polymer are lyophilic इमेज। तो उदाहरण निश्चित रूप से याद रखिएगा, खास करके देखिए ये गोंद के बारे में आपसे बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि किसका CS लायोफिलिक होता है, द्रवरागी CS किसका होता है। तो देखिएगा ये बार बार आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा कि कौन है जो द्रवरागी कोलाइडल घोल बनाता है। तो आंसर हम लोग का देखिएगा ऑप्शन अभी तक में यही आया है, गोंद। तो ये तो रहा द्रवरागी। तो जब द्रवरागी बताए तो तुरंत आपके प्रश्न में आ गया होगा कि सर द्रव विरागी भी तो पूछता होगा। तो वास्तव में देखिए द्रव विरागी भी है। तो फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए, देखिए कुछ उदाहरण दें जिसका CS द्रव विरागी। तो पुनः क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए कुछ उदाहरण दें जिसका CS तो चलिए फिर से क्वेश्चन लिखिए। देखिए कुछ उदाहरण दें जिसका CS द्रव विरागी होता है। कुछ उदाहरण दें जिसका CS द्रव विरागी होता है। तो इंग्लिश में भी लिख दी, गिव some examples whose CS is lyophilic image। तो कुछ उदाहरण दीजिए जिसका CS लायोफोबिक होते हैं। तो कुछ उदाहरण दीजिए जिसका CS लायोफोबिक होते हैं। तो ये लायोफोबिक जो होते हैं तो आंसर लिखिएगा, लिखिए AgAuCuS मेटल के सल्फाइड और AgAuCuS मेटल के सल्फाइड ETC का CS लायोफोबिक प्रकृति के होते हैं। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, CS of AgAuCuS and sulfide of
मेटल, मेटल आर लायोफोबिक इन नेचर, ये लायोफोबिक होते हैं। इस तरह से देखिए दो प्रश्न बहुत हाईलाइटेड हम की, किसका सीएस लायोफिलिक होता है और किसका सीएस लायोफोबिक होता है। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक सीएस को हम लोग देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पर्पल ऑफ केसियस, पर्पल ऑफ केसियस, पर्पल ऑफ केसियस क्या है? पर्पल ऑफ केसियस क्या है? इंग्लिश में भी लिखिए, व्हाट इज पर्पल ऑफ केसियस, व्हाट इज पर्पल ऑफ केसियस। तो पर्पल ऑफ केसियस क्या है? समझिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। लिखिए AU के कॉलाइडल, AU के कॉलाइडल घोल को पर्पल ऑफ केसियस कहते हैं। तो AU के कॉलाइडल घोल को पर्पल ऑफ केसियस कहते हैं। इंग्लिश वाले भी लिखिए, कॉलाइडल solution of AU is known as purple of केसियस। इसी को हम लोग पर्पल ऑफ केसियस कहते हैं। तो ये रहा पर्पल ऑफ केसियस क्या है। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन पूछता, लिखिए सभी बच्चे लिखिएगा। ये देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है? देखिएगा ये पूछते रहता आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है। इंग्लिश में भी लिख दी, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। तो जब ये MgOH2 मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉलाइडल घोल होता है उसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। तो आंसर लिखिएगा, MgOH2 के कॉलाइडल घोल को मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखिए, कॉलाइडल
solution of MgOH whole 2 is known as milk of magnesia. Milk of magnesia, इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। यूनिट 16 में जब हम आएंगे तो ये चीज पुनः मिलेगा आपको। इसका उपयोग एंटी एसिड बनाने में होता है। और एक तो अभी डिटेल से हम लिखे थे कि अगर लायो फिलिक एवं लायोफोबिक सीएस में अंतर लिखें तो देखते हैं अभी ढेर सारा पॉइंट हम लिखे थे, 8 पॉइंट दिए थे। उस 8 में से कोई 3-4 पॉइंट आप परीक्षा में लिख देंगे, 2 नंबर तो रहता ही है, सभी को 2 नंबर मिल जाएगा। तो लायोफिलिक एवं लायोफोबिक सीएस में अंतर लिखें तो ये तो हम आपका कर ही चुके हैं, तो इसमें लिख देंगे डू। तो ये था लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो ये लायोफिलिक लायोफोबिक में आप अंतर भी कर देंगे। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से किसका सीएस, निम्न में से किसका सीएस लायोफिलिक होगा? तथा किसका सीएस लायोफिलिक होगा? तो which one of the following forms लायोफिलिक सीएस? कौन लायोफिलिक सीएस बनाएगा? तो ऑप्शन लिखिएगा, सल्फर, Ag, Au, बोन। देखिए सबका टावर पकड़ रहा होगा, सब लोग समझ रहे होंगे कि लायोफिलिक जो होगा वो लायोफिलिक, देखिएगा अभी हम क्वेश्चन लिखे थे, ये गोंद जो होगा जिसको कहते हैं ग्लू, तो गोंद का जो सीएस होता है वो लायोफिलिक होता है, सबों को पता है। ये लायोफिलिक किसका सीएस होगा? तो गोंद का जो सीएस होता है वो लायोफिलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से किसका सीएस लायोफोबिक होगा? लायोफोबिक होगा। तो इंग्लिश वाले भी लिखिए, लायोफोबिक सीएस इज, तो लिखिएगा Ag, Au, S, all of these। तो देखिए अभी तुरंत हम उदाहरण में ही लिखे थे, इसका इसका इसका, ये सब आपके लायोफोबिक होते हैं। तो चलिए सभी बच्चे लिखेंगे, कलम बनाइए।
तो चलिए, लिख लिए होंगे सभी बच्चे। इसी तरह से काम को आगे बढ़ाते जाइए और देखते हैं, लगता नहीं है जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोग उस रफ्तार से काम कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पता चलते रहता है, आप लोग बिल्कुल ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव होइए और काम को करते चलिए, क्योंकि परीक्षा हर हाल में होगी, परीक्षा देना ही पड़ेगा और फिर पछताइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए काम करते चलिए, काम को आगे बढ़ाते चलिए। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए, निम्न में से किसका CS द्रव स्नेही होगा? तो लायोफिलिक CS इज ऑफ, लिखिएगा, गोन तो आंसर इसका आप लोग लिख लीजिए। आंसर आपका लिख रहे थे क्वेश्चन, संजोग है बिजली कट गई है, आज हमारे घर का इन्वर्टर खराब हो गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका यही अंत कर गया है। ऐसे कल इस क्वेश्चन को अगले क्लास में हम पुनः लिख देंगे। तो उसमें लिख रहे थे ऑप्शन और आंसर होता ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज करके आंसर होता। तो चलिए, आज आपका क्लास यहीं समाप्त हो गया है। चूँकि लाइन नहीं है, आप हमको देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन सभी बच्चे सुन रहे होंगे। तो आप यहीं पे आज आपकी बात को हम विराम देने जा रहे हैं। अगले क्लास में आपसे पुनः मिलन होगा, अगले पार्ट में आपको बात मिलेगी और अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रोटेक्शन से अगले दिन हम लोग मिलेंगे, क्योंकि ये बात आज आपका यहीं विराम होने जा रहा है।